अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। फर्स्ट ऑर्डर टॉपिक है ये। एक्चुअली ये एक न्यूरोसाइकेट्रिक सिंड्रोम है, यानी इसमें साइकेट्रिक सिम्टम्स भी आते हैं, न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम के सिम्टम भी आते हैं। होता ये है कि लिवर जो है नॉर्मली कंपनसेट करता है लिवर डैमेज को, लेकिन जब लिवर डैमेज एक्सट्रीम हो जाता है, यानी एसाइटीज और पोर्टल हाइपरटेंशन ऐसी डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइंस और सिम्टम्स की वजह से लिवर में कंपनसेशन एबिलिटी खत्म हो जाती है, तो वो डिकम्पनसेशन शो करता है, जिसकी वजह से होता ये है कि हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के चांस बढ़ जाते हैं। होता ये है कि लिवर नॉर्मली जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है। इसी तरह अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइट्रोजन वेस्ट लाइक गाबा, एक्टोपामीन, फैटी एसिड्स, इस तरह के डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट को लिवर जो है वो मेटाबोलाइज करता है। लेकिन जब लिवर नॉर्मली फंक्शन ही नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सब्सटेंसेस अक्यूमुलेट होते हैं। सेकंड ये कि गट में जो बैक्टीरिया होते हैं वो भी नाइट्रोजन सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करते हैं, सो उसकी वजह से जो इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करती है और ये जो है वो सेरिब्रल सिम्टम्स कॉज करते हैं। फैक्टर्स जो प्रिसिपिटेट करते हैं हेपेटिक एनकेफेलोपैथी में, वो सबसे पहले ये कि ड्रग्स लाइक सेडेटिव्स और एंटी डिप्रेसेंट्स, इनका जो है वो एक इफेक्ट होता है हेपेटिक एनकेफेलोपैथी पे, क्योंकि इनकी कोई साइड इफेक्ट्स होते हैं जो इतने आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब साथ डिहाइड्रेशन होगी तो प्रिसिपिटेशन होगी नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस की। इसी तरह डायूरेटिक्स बॉडी से फ्लूइड को कम करेंगे, और साथ ही कॉन्स्टिपेशन जो है वो भी इसी तरह ही है कि अगर आपकी जो है वो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी तो गट में जो है वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो है, जो बैक्टीरिया है जो आपके क्लोन में है, वो क्लोनिक बैक्टीरिया मोर वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे रिटेंशन की वजह से। थर्ड इज हाइपोकलीमिया में नॉर्मली ये होता है कि जो आपका पोटेशियम है ना, वो सेल से बाहर आता है और H पॉजिटिव आयंस उसकी कंपनसेशन में एक्सचेंज होते हैं। वो H पॉजिटिव आयंस जो है वो अमोनिया को कन्वर्ट करते हैं NH4 पॉजिटिव में। जब वो NH4 पॉजिटिव जो है वो किडनी से हो जाता है, रिमूव होता है, साथ ही वो लिवर में भी जाता है, लेकिन लिवर में ये कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होती यूरिया में। सो इसकी वजह से क्या होता है कि अमोनिया का लेवल इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से हेपेटिक एनकेफेलोपैथी के चांस बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन में मेनली वायरल इन्फेक्शन है लाइक हेपेटाइटिस। सो फैक्टर्स जो आप प्रिसिपिटेटिंग याद कर रहे हैं, इसके साथ साथ आपको उनका कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए कि ये क्यों इस्तेमाल इस तरह कर रहे हैं हम इन फैक्टर्स को कॉज करने में हेपेटिक एनकेफेलोपैथी। साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब एनकेफेलोपैथी हो गई है तो इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या आ रहे हैं। अब एनकेफेलोपैथी का पेशेंट वार्ड में नॉर्मली नजर आता है, मैंने खुद एक दो पेशेंट देखे हैं। होता ये है कि वो लोग बिल्कुल उनका कॉन्शियस लेवल डिफरेंट गेट्स होंगे, वो मैं एंड पे आपको बताऊंगा। कुछ लोगों की बिल्कुल कॉन्शियस लेवल जीरो होती है, कंफ्यूज होते हैं, कुछ अग्रेसिव होते हैं, बोलना लाइक स्लर्ड स्पीच होती है, कुछ एक्सट्रीम कोमा में होते हैं। जो चीज़ एग्जामिनेशन में वेरी इंपॉर्टेंट है वो है फ्लैपिंग ट्रेमर। आप पेशेंट को ऐसे उसका जो है वो हैंड आउटस्ट्रेच करवाते हैं, ऐसे डॉर्सीफ्लेक्स करवा के उसकी रिस्ट पे ऐसे जोर लगाते हैं दूसरे हाथ से। जब वो रिस्ट पे जोर लगाते हैं दूसरे हाथ से तो वो ऐसे ट्रेमर शो करता है, फ्लैपिंग ट्रेमर्स। अब फ्लैपिंग ट्रेमर जो है ना वो मेनली जो है वो आते हैं लिवर डिजीज में। इसके अलावा ये कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन में भी आ सकते हैं। सिमिलरली होता यह है कि रिफ्लेक्स इंक्रीज कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये फ्लैपिंग ट्रेमर्स हो रहे हैं। साथ एक स्मेल आती है, स्वीटी मस्टी अडर आती है ब्रेथ से। होता यह है कि वो लंग्स जो है वहाँ पे मार्केप्टन्स जो है वो लिवर फेलियर की वजह से चले जाते हैं, जिन मार्केप्टन्स की स्मेल आपकी ब्रेथ से आती है। लेकिन ये मेनली ज़्यादा सिरोसिस से एसोसिएट है, यहाँ हेपेटिक एनकेफेलोपैथी पे इसका साइन कम है क्योंकि ये लिवर फेलियर का साइन है। और नेक्स्ट थिंग इज के बेबिंस्की पॉजिटिव होता है एक्सटेंसिव, मतलब नॉर्मली आपका जो प्लांटर रिफ्लेक्स है वो होता है ये है कि फिंगर्स जो हैं आपकी अंदर की तरफ ऐसे जब आप करते हैं तो फिंगर्स ऐसे अंदर की तरफ कंट्रैक्ट कर जाती है। लेकिन अगर एक्सटेंसिव प्लांटर रिफ्लेक्स लाइक ऐसे ऊपर की तरफ आ रही हैं तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव बेबिंस्की है। सिमिलरली इन्वेस्टिगेशंस अब जब हम नेक्स्ट करवाएंगे हेपेटिक एनकेफेलोपैथी की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ क्लिनिकल डायग्नोसिस ज़्यादातर यूज़ करना होता है। लेकिन अगर आपको पेशेंट कोमा में है, EEG करवाएंगे तो आपको अल्फा वेव्स की स्लोइंग और डेल्टा वेव्स की डेवलपमेंट नजर आएगी। अब अल्फा और डेल्टा वेव्स EEG के डिफरेंट पैटर्न्स हैं। अब इतनी डिटेल में आपने इसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको स्टिल कंफर्म नहीं हो रहा और आप चाहते हैं कि कोई और इन्वेस्टिगेशन भी करवाना चाहें तो आप अमोनिया की ब्लड में कंसंट्रेशन चेक कर सकते हैं। मैनेजमेंट जो है एनकेफेलोपैथी की वही है कि आपने कुछ ड्रग्स देनी है जो हम एंड पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस बता देता हूँ। अब ये आप जब एक एक करके वर्ड सुनेंगे तो आपकी मेमोरी रिकॉल होगी कि ये वर्ड्स तो मैंने बहुत पढ़े हैं।
लाइक वर्निकी इनकेफ्लोपैथी। अब वर्निकी इनकेफ्लोपैथी वो पायरोडॉक्सिन की वजह से, जो विटामिन डेफिशिएंसी की वजह से होती है, एक वो हो सकती है कोई बंदा इंटॉक्सिकेशन, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन की वजह से गिरा है, उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल ब्लीडिंग हो गई है, वो भी साइकेट्रिक सिम्टम से आ सकता है। ज़रूरी नहीं है सब हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी से आए। विल्सन डिजीज, हाइपोग्लाइसीमिक कोमा होता है, कोई ड्रग इंटॉक्सिकेशन से आ रहा है, कोई प्राइमरी साइकेट्रिक सिंड्रोम की वजह से आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आपने उसको ज़रूर कंसिडर करना है, उसके बाद आपने इन्वेस्टिगेशंस भी करवानी है। नेक्स्ट थिंग जो है वो है मैनेजमेंट में आपने थर्ड ईयर में पढ़ा था कि लैक्टुलोज देते हैं। अब लैक्टुलोज का काम क्या है कि वो लैक्सेटिव इफेक्ट काज करता है। इसकी वजह से क्या होता है कि कोलोन में पीएच कम हो जाती है, पीएच कम होती है तो वो अमोनिया जो है वो अब्जॉर्ब नहीं होता और कोलोनिक बैक्टीरिया का इफेक्ट कम हो जाता है। रिफिक्सामिन जो है ना वो हम यूज करते हैं, उसमें क्या करते हैं कि रिफिक्सामिन एंटीबायोटिक है। वो क्या करेगी कि बैक्टीरिया जो है उनका कंटेंट कम करेगी, इसकी वजह से वो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस नहीं होंगे। ये दो ड्रग्स बहुत इंपॉर्टेंट है, रिफिक्सामिन और लैक्सेटिव। रिफिक्सामिन आई गेस 400 mg आप 3 टाइम्स डेली देते हैं। साथ अब अगर पेशेंट स्टिल नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज द ओनली ऑप्शन इन CLD। नेक्स्ट थिंग जो हम करेंगे यहाँ पे वो है ग्रेड्स ऑफ हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मेडिसिन। ग्रेड 1 में क्या होगा, पेशेंट लेटा है, आपने जाके उसको थोड़ा हिलाया तो वो थोड़ी स्लर्ड स्पीच के साथ बोलेगा, लेकिन उसकी कंसंट्रेशन पुअर होगी। सेकंड ग्रेड में ये होगा कि वो ड्राउजी जो है वो नशे की हालत में होगा, लेकिन वो इसमें जो मेन पॉइंट है आपने चेक करना है कि वो अग्रेसिव होगा। थर्ड ग्रेड तक जाते जाते वो बहुत एक्सट्रीम ड्राउजी हो जाएगा और थर्ड ग्रेड में जो है वो मार्क डिलीरियम आने लग जाएगा। डिलीरियम एक साइकेट्रिक सिम्टम है, प्रॉब्लम है, वो ग्रेड 3 में आएगी। लेकिन ग्रेड 3 में जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हर ग्रेड में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें यह है कि पेन और वॉइस को तो रिस्पॉन्ड करेगा, ठीक है, लेकिन ग्रेड 4 में अनकॉन्शियस हो जाएगा और ग्रेड 4 में वॉइस को तो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन कुछ एक्सटेंट तक पेन को जो है वो ये रिस्पॉन्ड कर सकता है, वरना ये मोस्टली पेशेंट अनकॉन्शियस होता है और इसको अपनी सराउंडिंग की कोई एज सच जो है वो आइडिया नहीं होता कि आप जो है वो चेक करेंगे कि अगर पेशेंट जिस लेवल पे भी है, जिस ग्रेड पे भी है, वो आप वार्ड में आपसे ज़रूर पूछेंगे कि इसके कौन कौन से ग्रेड्स हैं। ओके, हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी जो है उसका टॉपिक, उसके साथ हम एक उसका पास्ट पेपर से क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब आपने जो जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ये क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको ईजीली पिक हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल 55 ईयर ओल्ड, मतलब काफ़ी क्रोनिक काज है, नॉन सिरहोटिक पेशेंट, लास्ट 1 वीक से अब आया है आपके पास लैक ऑफ कंसंट्रेशन में, कन्फ्यूजन, ड्राउजीनेस। अब आप वार्ड में है, एग्जामिनेशन आपको करने को कहते हैं प्रोफेसर, तो आप चेक करते हो उसमें फ्लैपिंग ट्रेमर है और आपने उसको देखना है। हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी के 2-3 और एग्जामिनेशन है जो आप बेड साइड में पढ़ोगे कि एक वो ये बंदा जो है वो स्टार्स ड्रा नहीं कर पाता या कोई नंबर्स अकुमुलेट नहीं कर पाता। फॉर एग्जांपल एक आम डॉक्टर है, वो उसको 1 2 3 4 5 ये क्लॉक बनाई, ये क्लॉक ही पहली बात है ऐसे बनाएगा, फिर उसके बाद ये 3 4 5 इस तरह उसको ड्रा करने में बड़ी डिफ़िकल्टी हो रही है। और मेंटल अरिथमेटिक टास्क, फॉर एग्जांपल उसको 1 3 4 ये नंबर्स दिए हैं 5, वो करेगा क्या 1 3 5 4 ऐसे, सो ये टास्क परफॉर्म नहीं कर पाएगा। तो आपने झट से डायग्नोसिस लगाना है हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी। 6 फैक्टर्स जो बताए हैं, कौन कौन से 6 फैक्टर्स हैं, एक कोई ड्रग्स है, ड्रग के साथ हाइपोकलीमिया, हाइपोकलीमिया के साथ इन्फेक्शन, डिहाइड्रेशन, कॉन्स्टिपेशन, कोई अब इसमें लिखा हुआ प्रोटीन पोर्टोसिस्टेमिक शंटिंग, को डायरेटिक भी हो सकता है, प्रोटीन लोड भी इंक्रीज हो सकता है, तो उसकी वजह से ये सारा प्रोटीन लोड फाइनली जाके नाइट्रोजनस वेस्ट यूज होने में भी बनाना है, तो उसकी वजह से भी आपकी हेपेटिक इनकेफ्लोपैथी हो सकती है। मैनेजमेंट उसने कहा है करें तो ट्रीट करना है अंडरलाइंग काज को, साथ आपने क्या करना है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रोटीन लिमिटेशंस। अब होता क्या है कि प्रोटीन लिमिटेशन आप लिखी तो हुई है बुक में, लेकिन अगर आप उसकी प्रोटीन लिमिटेशन करेंगे तो वो माल न्यूरिश नहीं होना चाहिए, इतनी कम नहीं करनी प्रोटीन। सो आपने उसको कहना है कि एडिक्वेट अमाउंट में प्रोटीन लो, लेकिन जो मेन अंडरलाइंग काज है उसको आपने ज़रूर जो है वो चेक करना है कि क्या है और उसको ज़रूर ट्रीट करना है। साथ आपने लैक्टुलोज देना है जो अमोनिया जनरेशन को भी कम करेगा बैक्टीरिया के, साथ साथ ये है कि वो लैक्सेटिव इफेक्ट देगा। और फिर रिफिक्सामिन जो एंटीबायोटिक है वो क्या करेगी, वो इनकेफ्लोपैथी को ट्रीट
एक्टिवेट करेगी और फाइनली लिवर ट्रांसप्लांटेशन इज़ द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. सो दिस इज़ योर past paper question about hepatic encephalopathy.